जी, नमस्कार पीपी सिंह साहब और सभी साथीगण। मेरा नाम ज्ञानेश कुमार है और मैंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉम्पिटिशन्स देना प्रारंभ किया। 1980 में मैं उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में सेलेक्ट हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस में की है एज डिप्टी एसपी। उसमें ट्रेनिंग करने के पश्चात, कुछ समय काम करने के पश्चात मेरा चयन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में एज डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ, जिस सेवा का प्रारंभ एसडीएम के रूप से मैंने किया है। उसके बाद निरंतर प्रमोशंस पाते हुए मैं अलग अलग पदों पर काम किया है। सबसे पहले मैंने बरेली जनपद और बिजनौर जनपद में एसडीएम के रूप में कार्य किया। रामपुर जिले में मैंने सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। फिर उसके बाद मेरा अगला प्रमोशन हुआ, तब मैंने शुगर मिल्स में जनरल मैनेजर के रूप में काम किया। सबसे पहली शुगर मिल मेरी थी रामपुर जिले की रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल, जहां मैंने 1.25 साल कार्य किया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण देवरिया जिले की लक्ष्मीगंज शुगर फैक्ट्री में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल कंपनी थी। उसके पश्चात मैंने महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार चीनी मिल में काम किया और उसके पश्चात मैं मथुरा जिले की छाता चीनी मिल में आया। यहाँ भी मैंने 2 वर्ष कार्य किया। इस प्रकार से मैं सभी चीनी मिलों में 5 वर्ष से अधिक रह करके मैंने चीनी मिलों का संचालन किया, कर्मचारियों का नेतृत्व किया और उन चीनी मिलों को मैंने बेहतर तरीके से मैनेज किया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण आगरा में एडीएम सिविल सप्लाई के रूप में हुआ। आगरा में मैंने एडीएम सिविल सप्लाई के रूप में, एडीएम प्रोजेक्ट के रूप में, एडीएम सिटी के रूप में कार्य किया है। एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू के रूप में काम किया है और उसके पश्चात मैं ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में मैंने काम किया है। आगरा में ही मैंने विकास प्राधिकरण में सचिव के रूप में कार्य किया है। आवास विकास परिषद में मैंने ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में कार्य किया है। इसके पश्चात मेरा स्थानांतरण मेरठ जनपद के लिए हुआ है। मेरठ जनपद में मैंने एडीएम फाइनेंस के रूप में और ज्वाइंट कमिश्नर लेबर के रूप में भी काम किया है। क्या बात है इसके इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे आपकी जीवन की वर्किंग रही और आप एक सिविल डिपार्टमेंट में एक अच्छी जॉब को आपने जिया है। मुझे लगता है कि लोगों का सपना है कि एक अच्छी जॉब मिले, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। ऐसा जॉब करने के बाद फिर ये कैंगन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैंगन कैसे समझ में आ गया या आप कैंगन जो कर रहे हैं। और आपके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि आप कोई आज तक कोई मीटिंग नहीं छोड़ते हैं, आप कोई जूम मीटिंग नहीं छोड़ते हैं, कोई सेमिनार नहीं छोड़ते हैं, कोई आरटीपी नहीं छोड़ते हैं, कोई एलडीपी नहीं छोड़ते हैं। इवन विद फैमिली के साथ आप मलेशिया टूर के लिए भी ट्रेनिंग के लिए गए। तो ये कैंगन कैसे समझ में आया सर? इसके बारे में थोड़ा सा हम और हमारी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है सर। जरूर। 34 वर्ष उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में सेवा करने के पश्चात जब मैं रिटायर हुआ तो मन में विचार था कि कोई खाली बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि खाली बैठोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए मैं अपनी सेवा काल में जिस तरीके से निरंतरता के साथ मैंने सेवा की थी, उस प्रकार से ही मैं अपने को जीवित रखना चाहता था। तो मैंने कई और नए बिजनेस करने का प्रयास किया। मैं सोचता था कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें कि मैं सक्रिय रह सकूं। तो शुरुआत में मैंने उस समय सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आदेश हुआ था, जिसमें लाल ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश हो गया था। लाल ईंट भट्टे बंद हुए तो उसके विकल्प में किस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, इस पर विचार कर रहे थे। तभी हमको पता लगा कि सीमेंट और फ्लाई ऐश से कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। तो उसको परियोजना बनाई हमने, बैंक में गए, बैंक से लोन लिया और हमने एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। आगरा में ही फैक्ट्री लगाई, जो कि खंदौली के पास में है।
लेकिन अपरिहार्य कारण हुए, नोटबंदी हो गई और बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में आगे संचालित नहीं कर सका, उसको बंद करना पड़ा। इसी बीच में कोविड आ गया। कोविड के दौरान कोई भी काम हम नया नहीं शुरू कर पाए और कोविड के पश्चात मेरी पहली पहली मुलाकात श्री DN सिंह जी से हुई है। DN सिंह जी ने मेरा परिचय कैंगन वाटर से कराया है, कैंगन वाटर की खूबियां बतलाई हैं, उसके बिजनेस के भी बारे में बताया। लेकिन शुरू में मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी के बीच में कुछ हेल्थ चैलेंजेस रहे हैं। मैं हार्ट अटैक भी मेरे को हो चुका था, उसकी दवाइयां मेरी निरंतर चल रही थी। मिसेज डायबिटिक थी, उनको माइग्रेन भी था और उनको घुटनों में दर्द की भी शिकायत थी। तो इस पानी का हम लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। पहले तो हमको पानी दीनानाथ जी ने ही उपलब्ध कराया, लेकिन उसके पश्चात जब हमको इससे कुछ लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ तो हमने अपने घर पर मशीन ये लगा ली है। इस मशीन का लगाने के पश्चात जो हमको लाभ मिलने शुरू हुए हैं, उसके पश्चात दीनानाथ जी हमसे बराबर संपर्क में बने रहे और उन्होंने मुझको इसके बिजनेस के बारे में समझाया। मेरे समझ में आ गया कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर हम समझ करके और उसमें प्रैक्टिस करके करना शुरू करें तो इस बिजनेस में काफी अचीवमेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने अपना प्रोफाइल भी दिखलाई, उन्होंने किस तरीके से इस बिजनेस में तरक्की प्राप्त की है वो भी उन्होंने बतलाया। तो उस सब से मेरे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत हुई कि मुझको भी इस बिजनेस को में शामिल होना चाहिए। तो उसके पश्चात से मैंने इस बिजनेस के बारे में जानकारियां प्राप्त की, गूगल में गया, यूट्यूब में गया और फिर उन्होंने मुझको जूम मीटिंग के बारे में भी बतलाया, तो मैंने जूम मीटिंग भी सुननी शुरू की। तो मुझे जो भी उससे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बिजनेस को शुरू करना ही चाहिए। तो दीनानाथ जी के साथ मिलकर के मैंने इस बिजनेस को प्रारंभ किया है और आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ और मुझे इसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है और सबसे बढ़कर के है कि इसमें नए नए लोगों से मिलने का और उनके अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। ज्ञानेश साहब, आपने जब ये बिजनेस देखा, उसमें 2.5-3 लाख रुपए का एक डिवाइस आता है, तो जब आपके सीनियर DN साहब ने आपको ये बताया था तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 2.5-3 लाख रुपए लगा करके कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? मैंने तो इतना बड़ा स्टार्टअप किया था, उसके बावजूद भी आप उसमें सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर क्या आपका सोचना था कि ये जो व्यक्ति हैं सामने बैठे हैं, 2.5-3 लाख रुपए की पानी की मशीन से ये बिजनेस 2.5-3 लाख रुपए महीने से 2-5 लाख रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं? तो एक मैसेज थोड़ा सा हमें ये दीजिए या अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कितना बड़ा पैसा लगा करके भी गारंटी है कि लोग जो बिजनेस में चले जाते हैं या पहले बिजनेस करना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका कितना इन्वेस्ट किया था आपने उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए? वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उसमें बैंक से भी एक बड़ा लोन लेना पड़ा था मुझको। लगभग 150 CR का लोन था उसमें। इसके अलावा मेरी अपनी जमा पूंजी थी। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4.5 लाख रुपए में, 4.5 करोड़ में स्टार्ट हुआ था। 4.5 करोड़ रुपए का स्टार्टअप आज आपको लगता है कि जैसे DN सर 2.5-3 लाख रुपए का स्टार्टअप करके और आज 2-5 लाख रुपए जो भी अपना इनकम करते हैं कैंगन से अपने एंजॉय के साथ में, 4.5 करोड़ रुपए लगा करके क्या आपको अचीवमेंट होता है? वहां से 2-5 लाख रुपए प्रॉफिट होते हैं? नहीं, उस समय तो क्योंकि शुरुआती थी और अचानक देश में नोटबंदी लागू हो गई तो बहुत सारे बिजनेस उसकी वजह से ठप हो गए। तो उसी में से एक हमारा बिजनेस भी था, जहाँ कि हम 35 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। तो एक तो उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया, दूसरा जो हमारी जमा पूंजी थी वो लग गई, बैंक का लोन हो गया। तो काफी गंभीर समस्याएं थी वो। अब किस तरीके से मैं उससे उबरा हूँ ये एक बहुत विस्तार की बात हो जाएगी, जो कि यहाँ पर वर्णन करना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी जब बिजनेस शुरू करें तो उसके बारे में और उसकी मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी मार्केटिंग की जानकारी नहीं है और आने वाले खतरों की जानकारी नहीं है तो कोई सा भी ऐसा बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए जिसमें कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्योंकि वो बिजनेस हमने उस समय शुरू किया, क्योंकि तब मैं नया नया रिटायर हुआ था, तो जो हमको मिलता है पैसा गवर्नमेंट से, ग्रेचुटी और
बहुत सारा। तो वो पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। मुझे ऐसा लगा था कि लाल ईंटा भट्टे बंद हो गए हैं और सरकार उसको आगे बढ़ाएगी नहीं, लेकिन उसका ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए उसमें जो भी लाभ हानि होनी थी वो तो हुई है, तो उसके बारे में ज़्यादा कहना आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, ये कम पैसे से कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है, ये जान करके जरूर मुझे अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि जब हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हमें किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके ये मशीन ले लेनी चाहिए। तो मैंने वो मशीन उस समय ले ली थी। और उसके बाद जब मुझे इस बिजनेस के बारे में मालूम हुआ है और मैंने उसको गंभीरता से सोचा है, तो मुझे लगा कि इस बिजनेस को प्रारंभ कर देना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है जिससे मैं लोगों से संपर्क कर सकता हूँ, लोगों से बता सकता हूँ, तो मैंने अपना वही कार्य किया है। और अपने जो भी परिचित हैं, संबंधी हैं और दूसरे लोग हैं, उनको मैंने इस पानी के बारे में बताना शुरू किया है। जब पानी के बारे में बताता हूँ तो मैं अपने उदाहरण भी देता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को इस पानी से क्या लाभ मिल रहा है। तो वो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानने को उत्सुक होते हैं और उस पानी को प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद मशीन लेने के लिए आग्रह करते हैं। इस प्रक्रिया में साहब हमारे बहुत सारे साथियों का बड़ा द्वंद्व है, मतलब दो रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। बोला सर मैं लोगों से कहूँगा तो मेरी सेल्फ इमेज डाउन हो जाएगी, मुझे तो शर्म आती है। सब आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने साथियों को इस पानी के बारे में उनके घर पर जा कर के बताऊँगा, तो आपको कभी शर्म नहीं लगी कि एक पीसीएस अधिकारी रिटायर्ड होकर के और एक ऐसा जोड़ने जाड़ने का या फिर पानी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ऐसा कभी आपके माइंड में नहीं आया? लोगों को शुरुआत में थोड़ी झिझक तो जरूर हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि मेरा तो वैसे भी काम पब्लिक के बीच में बातचीत करने का रहा है, तो मुझे बताने में कोई ऐसा शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि जिससे उनको कोई हानि हो सकती है। मैं जो भी बात बतला रहा हूँ वो उनके लाभ की है, क्योंकि हर परिवार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हैं। बच्चों में हो या बड़ों में हो या बुजुर्गों में हो, माता पिता को हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। लोग बाग अपनी समस्याओं को दूसरों से छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई उनसे बात करता है और अपने उदाहरण देकर के बात करता है तो उनको उनके जो छुपाने की वो प्रवृत्ति होती है वो खत्म होती है और वो खुल करके सामने आते हैं और अपनी समस्याएं भी बतलाते हैं। जब लोग समस्याएं बतलाते हैं तभी उनको समाधान भी मिल पाता है, अन्यथा लोग बहुत समय तक, लंबे समय तक कहना चाहिए कि अपनी समस्याओं को छुपाते हैं, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं अपनी परेशानियां अगर इन्हें बताऊंगा तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे। कम से कम हमारे स्तर के लोगों में तो ये जरूर रहता है कि वो अपनी बातें छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम खुद जाते हैं और लोगों को बतलाते हैं तो फिर वो अपनी बातें बतलाते हैं और कहते हैं और फिर इस पानी के लिए जरूर बातचीत करते हैं। साहब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैंगन वाटर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है कैंगन को लेकर के, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपनी थोड़ा दृष्टि डालें। तो कैंगन को, इस बिजनेस के बारे में मुझे शुरुआत में जो मेरे अंदर इच्छा पैदा की है वो श्री DN सिंह जी ने की है। उन्होंने अपने बारे में बतलाया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और कैसे उनको सफलताएं मिलनी शुरू हुई। तो मुझे भी लगा कि जब DN सिंह जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सही बात है। तो मैंने भी इसमें जानकारी करना शुरू किया, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से था। मुझे पानी के बिजनेस के बारे में या मशीन के बारे में या किस तरीके से इस काम को करना है कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने इसकी जानकारी हासिल करनी शुरू की, प्रयास किया, गूगल में गया, बहुत सारे यूट्यूब में मैंने वो देखे, लोगों के अनुभव देखे और किस तरीके से इस बिजनेस को करना है वो सीखा। और उसके अलावा मैंने जूम मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें जानकारी ली है। उसके अलावा मेरे अंदर एक ख्वाहिश रही है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहा था, तो मेरे अंदर ये था कि मैं हर चीज़ की जानकारी कर लूँ। तो मैंने बहुत सारे इसमें नोट्स तैयार किए, बिजनेस को कैसे करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, किस तरीके से नए लोगों से करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने
सीखी और फिर मैंने उनको नोट डाउन भी किया, ताकि मैं उनका समय समय पर रिवीजन कर सकूं और उन चीज़ों को दोहरा सकूं। क्योंकि जब तक कि हम उन्हीं बातों को बार बार दोहराएंगे नहीं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को गलत करते रहते हैं, सुधार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चीज़ों को दोहराना भी बेहद ज़रूरी है। तो मेरा तो ये है कि मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को करते हुए मैं 2025 तक, अंत तक 6 रैंक को हासिल कर लूं, और उसके पश्चात 26-27 में मैं चाहूंगा कि मैं एक उस स्तर पे पहुंच सकूं जहां की एक पैसिव इनकम का शुरुआत करियर हो स्टार्ट सकती हो है जाता है। जी हाँ। तो करने के लिए ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन अंदर से एक ख्वाहिश ऐसी पैदा हो गई है कि जब तक आप हो तब तक कुछ ना कुछ आप अवश्य करते रहो, जिससे कि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए या दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पैदा हो सके। एक और सवाल है मेरा आपसे साहब, यदि जैसे अभी आपने बातचीत करते हुए बताया कि मैं जूम पे आता हूँ, मैंने कोई इवेंट सेमिनार नहीं छोड़े, आप थोड़ा सा हमारे साथियों को इस जूम का या इवेंट सेमिनार का क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये ज़रूरी है या बहुत ज़रूरी है? यदि आपके जीवन में ये जूम मीटिंग नहीं होती तो क्या आप इतना, आप जो आज सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत आगे लेके देख रहे हैं, 2025 के बाद 2026-27 तक की आपकी प्लानिंग है, इसमें क्या रोल रहा है आपके जूम मीटिंग का और सेमिनार्स का? मैं समझता हूं कि जूम मीटिंग का तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लोग आते हैं और बहुत अनुभव सुनाते हैं। और जो यहाँ पर ट्रेनिंग की बातें होती हैं कि किस तरीके से कार्य को करना है, कैसे आप शुरुआत करें, किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को आप सुलझाएं, लोगों को किस तरीके से प्रेरित करें, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें पता लगती हैं जो कि हम जानने के बावजूद भी हम आज तक उनका पालन नहीं करते थे। तो इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, और दूसरों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जूम मीटिंग का और सेमिनार्स का और दूसरे आरटीपी वगैरह जो भी होती हैं, उनका बहुत ज्यादा इस बिजनेस को तरक्की देने के लिए जरूरत है। अगर हम इनको नियमित रूप से इसमें हिस्सा लेते रहते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आपसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक लाइन में यदि हमारे ऑडियंस को, हमारे कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको कोई मैसेज देना है कि कैंगन में सफल कैसे होना है या कैंगन में सफल क्यों होना है, तो आप क्या देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? और उसके बाद फिर हम अपनी ऑडियंस से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे लोग कुछ और भी जानना चाहते होंगे, तो 1 to 1 करके उनसे बात करेंगे। तो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं टीम कमांडो को, कैंगन को और हमारे सारे टीम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक निरंतरता बनाए रखनी है, लगातार सीखते रहना है और उसको दोहराते रहना है। अगर आप ये करते हो तो आप निश्चित रूप से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसलिए जितने भी नए लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो जूम मीटिंग को ज्वाइन करें, और जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, नई नई बातें बतलाई जाती हैं, उनको जरूर सीखें और आगे अपना बढ़ें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने सच में मेरे बहुत सारे जो जो मेरे भी मन में डाउट्स रहते थे उनको भी आपने बहुत आसानी से रिजॉल्व किया है, और एक ऐसे पद पर पहुंचने के बावजूद भी आपने कैंगन को प्राइमरी बेस पर चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।